गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। स्टार्ट करें आज की क्लास। ठीक है। आज की क्लास में मैं पहले आपको रिवीजन करवाता हूँ। उसके बाद हम एक नया कॉन्सेप्ट, और इस चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट होगा, वो कॉन्सेप्ट हमारा फंड बेस्ड अकाउंटिंग का होगा। मैं ये मानते हुए चल रहा हूँ, जैसे जैसे मैं आपको होमवर्क देते हुए जा रहा हूँ वैसे वैसे आप कंप्लीट करते हुए चल रहे हो। ठीक है, स्टार्ट करें। ओके, देखिए, पहले से मैं रिवीजन करवाता हूँ आप लोगों को। मैंने आपसे ये कहा था कि एनपीओ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम तीन चीजें बनाते हैं। बताओगे? बताओ क्या क्या बनाते हैं? सर, हम पहले बनाते हैं रिसीप्ट एंड पेमेंट। वेरी गुड। सेकंड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। वेरी गुड। थर्ड, हम बनाते हैं बैलेंस शीट। वेरी गुड। ठीक है। अब जो आपके पास क्वेश्चंस आते हैं ना, जैसे कि आपके पास जो भी क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर एक तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन होगा, उसके बाद कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन होती है। इसी तरीके का एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपके पास। एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर कुछ पॉइंट्स गिवन होते हैं, 1 2 3 4, कितने भी पॉइंट्स हो। मेरा कहने का मतलब समझिए, मैं आपको ये बता रहा हूं कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे ज्यादातर वो कुछ इस फॉर्मेट में आएंगे कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमें गिवन है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और कुछ हमको एडिशनल इंफॉर्मेशन भी गिवन है। अब हमको क्या करना है? हमको एक तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। बात क्लियर है? कोई दिक्कत? हमारे पास जो क्वेश्चन आएंगे ना, वो 99% इसी फॉर्मेट में होंगे। इसके अंदर एक रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन होगा आपके पास, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी, और क्वेश्चन आपसे मांग रहा होगा आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है। अब आप कैसे शुरू करोगे क्वेश्चन को करना? आप कैसे शुरू करोगे क्वेश्चन को करना? हम उसकी बात भी करेंगे। देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा था, पहले आपको कुछ भी करने से पहले, कोई भी ट्रांजैक्शन का इफेक्ट लेने से पहले पता लगाना है क्या वो कैपिटल नेचर का है या रेवेन्यू नेचर का है। ठीक है। ओके, आपको पता लगाना है क्या वो ट्रांजैक्शन कैपिटल नेचर की है या रेवेन्यू नेचर की है। मैंने आपसे कहा था कि कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शन है तो आंख बंद करके सीधे बैलेंस शीट में जाएगी। यदि रेवेन्यू नेचर आइटम है तो वो जाएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। प्लस मैंने आपसे कहा था रिसीप्ट एंड पेमेंट में दोनों कैपिटल और रेवेन्यू दोनों ट्रांजैक्शन जाती है। कंडीशन है मनी का इन्वॉल्वमेंट होना। मनी का इन्वॉल्वमेंट सिंपल कहो, कैश आ रहा है या जा रहा है, कैश या बैंक का इन्वॉल्वमेंट होना, तब हम रिसीप्ट एंड पेमेंट में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। अब देखिए, क्वेश्चन के अंदर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन होगा, क्लियर है? यहां पर रिसीप्ट लिखा जाता है जहां जहां से पैसे आते हैं, और यहां पर पेमेंट लिखा जाता है। ठीक है। जो ये रिसीप्ट होता है इसके अंदर कैपिटल भी आइटम भी होते हैं और रेवेन्यू भी होते हैं, और जो पेमेंट होता है इसके अंदर भी कैपिटल होता है, रेवेन्यू होता है। बात क्लियर है? एडिशनल इंफॉर्मेशन में तो कुछ भी हो सकता है, कैपिटल भी हो सकता है, रेवेन्यू भी हो सकता है। ठीक है। अब आपको ये कह रहा है कि आपको इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट में कौन से आइटम आते हैं? सर कैपिटल नेचर वाले। और इनकम एक्सपेंडिचर में
सर रेवेन्यू नेचर वाले, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें से कैपिटल नेचर वाले आइटम हैं उनका इम्पैक्ट अब रिसीप्ट एंड पेमेंट में तो हो गया, अब उनका जो इम्पैक्ट होगा वो इम्पैक्ट बैलेंस शीट में लेकर जाओगे। सेकंड इम्पैक्ट, फर्स्ट इम्पैक्ट तो रिसीप्ट एंड पेमेंट पर कर दिया, सेकंड इम्पैक्ट बैलेंस शीट में लेके जाओगे। यदि रिवेन्यू नेचर का है तो इसका आइटम को ट्रांसफर कर देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। बात समझिए, क्वेश्चन आपके पास इस तरीके का गिवन होगा, मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे करने के लिए, आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़े होंगे, मैं मानते हुए चल रहा हूं कि आप लोगों ने नहीं करे, ठीक है, क्योंकि जिसने कर लिए उसको तो मेरी बात 100% समझ में आ रही होगी, क्योंकि उसके लिए तो बिल्कुल आसान वाली बात हो गई, क्योंकि आप प्रैक्टिकल कर चुके हो। प्रैक्टिकल करने के बाद अब मैं कितना भी समझाऊं वो आपके नॉलेज को गेन कर रहा होगा, आपको बहुत ज्यादा समझ में आ रहा होगा, अच्छे समझ में आ रहा होगा। मैं मानते हुए चल रहा हूं कि आप लोगों ने नहीं करा, ठीक है। अब मेरी बात सुन लीजिए, एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है, आपको इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है, ओके। अब आप क्वेश्चन के ऊपर रिसीप्ट एंड पेमेंट के ऊपर कुछ लाइनें लिखी होंगी कि फलाना इस एनपीओ का बना रहे हैं, इस साल ईयर एंड हो रहा है, ठीक है। पहले आप इन दो लाइन को पढ़ लेना, जिससे आपको करंट ईयर प्रीवियस ईयर की जानकारी हो जाएगी। उसके बाद इन एडिशनल इंफॉर्मेशन पे आना, जैसे फर्स्ट है, फर्स्ट पढ़ी, अब देख लेना क्या रिसीप्ट एंड पेमेंट में ऐसा कुछ दे रखा है फर्स्ट के रिगार्डिंग, तो उस पर मार्क कर देना 1। सेकंड पढ़ी, देखो क्या रिसीप्ट एंड पेमेंट में दे रखा है, हाँ जी सर दे रखा है 2। थर्ड पढ़ी, थर्ड मार्क देना कहीं पर भी हो। फोर्थ पढ़ी, फोर्थ मार्क देना। जिससे एडिशनल इंफॉर्मेशन खत्म हो गई। फिर रिसीप्ट एंड पेमेंट पढ़ना, रिसीप्ट एंड पेमेंट पढ़कर ही पता लगाना क्या ये कैपिटल आइटम है या रेवेन्यू है। अच्छा एक बात बताओ, सपोज करो मैंने फर्नीचर परचेज करा, मैंने क्या करा, फर्नीचर परचेज करा, पैसे गए, पैसे गए मेरे पास से, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट पेमेंट साइड आ जाएगा। तो बताइए क्या ये कैपिटल आइटम है ये रेवेन्यू आइटम है। सर कैपिटल आइटम है, ये बैलेंस शीट में जाता है। वेरी गुड, आपने क्या करा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पढ़कर ये पता लगाओ क्या वो कैपिटल नेचर का है ये रेवेन्यू का है। यदि पता चलिए कैपिटल है रेवेन्यू है, कैपिटल होगा तो बिल्कुल आंख बंद कर लो, बोलो बैलेंस शीट में जाएगा। कैपिटल होगा तो कहां जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। और यदि रेवेन्यू होगा तो कहां जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो मतलब सर सिर्फ हमको एक ही काम करना है क्या, कैपिटल रेवेन्यू पता करना है क्या। हाँ बच्चों, आपको सिर्फ कैपिटल और रेवेन्यू पता करना है, क्वेश्चन अपना अपना स्टेप बाय स्टेप सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है। मैं आपसे ये कह रहा हूं क्वेश्चन को केयरफुली रीड करो, मतलब कि पहले रिसिप्ट ऑफ पेमेंट के ऊपर 2 लाइनें लिखी होंगी, उन लाइन को पढ़ लो, उससे पता चल जाए कि एनपीओ का क्या नाम है। ईयर का बैंड हो रहा है, ईयर का बैंड हो रहा है इसलिए पता चलना जरूरी है, क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग पता करने के लिए, ठीक है ना। उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ लेना, एडिशनल इंफॉर्मेशन की जो नंबर है ना वो रिसिप्ट एंड पेमेंट पे डाल देना। यदि कोई पॉइंट हो एक बार पढ़ लेना, फर्स्ट पॉइंट पढ़ा, पेमेंट इन दोनों में ढूंढ ले, नजर मार लेना, अपना दिख जाएगा तो फर्स्ट पॉइंट डाल देना, जिसका भूलो नहीं बाद में। सेकंड पॉइंट क्या ये डाल देना, थर्ड ये फोर्थ ये जो भी हो, ठीक है ना। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देख ले क्या पूछ रहा है, उसका रिसिप्ट एंड पेमेंट पढ़ना शुरू करना। लग रहा है कैपिटल तो सी लिख दो, रेवेन्यू आर लिख दो, कैपिटल सी रेवेन्यू आर, क्योंकि कैपिटल होगा तो फिर आंख बंद करो और कहो कि वो जाएगा बैलेंस शीट, और रेवेन्यू होगा फिर आंख बंद करो कहो कि वो जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। इतना आपको क्लियर होगा ना। देखो एक्सपेंस में कब जाएगा, जब वो पेमेंट पर खर्चा हो, यदि खर्चे में आ रहा है, यदि पेमेंट साइड आएगा तो मतलब आपका खर्चा है ना, एक्सपेंस ही तो है। यदि कोई भी रेवेन्यू नेचर का आइटम पेमेंट साइड आ रहा है तो वो आपका एक्सपेंस होता है ना, इसलिए वो कहा जाएगा एक्सपेंस साइड, एक्सपेंडिचर साइड। डेबिट में शो हो जाएगा इस तरीके से टू टू जो भी खर्चा हो, ठीक है, कि डेबिट है, एक्सपेंस डेबिट साइड ही आता है ना। और यदि
कैपिटल है, मतलब कैपिटल नेचर आइटम है, तो बैलेंस शीट में असेट साइड जाएगा, और असेट का बैलेंस भी क्या होता है, डेबिट बैलेंस। कि सर आपने क्लास 11th में पढ़ाया था कि डबल एंट्री सिस्टम होती है, एक होता है क्रेडिट और दूसरा होता है डेबिट। एक होता है क्रेडिट, दूसरा होता है डेबिट। जब ये दोनों साथ में चलती है इसको बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। यही तो कहते थे। देखिए भैया, क्रेडिट साइड तो आपको मिल गई, और डेबिट साइड देखो, क्रेडिट साइड तो ये रही, क्रेडिट साइड ये रही। अब डेबिट साइड देखो, क्या डेबिट जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर के, या डेबिट जाएगा मतलब असेट साइड जाएगा बैलेंस शीट में। देखो असेट का बैलेंस भी डेबिट ही तो होता है, क्रेडिट तो ये रही। अब डेबिट साइड पोस्टिंग करेंगे तभी डबल एंट्री सिस्टम वैलिड होगा। मेरी बात क्लियर है? अब आप पता लगा लोगे इस तरीके से। आई होप क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका समझ में आ गया होगा। रीडिंग करने का तरीका एक बार और रिपीट कर रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनना, शांत दिमाग से सुनना, अच्छा समझ में आएगा। पहले ऊपर की 2 लाइन पढ़ो कि ये किसकी एनपीओ है, कि जिसकी एनपीओ उसी की बुक्स में अकाउंटिंग होगी। क्या लिखोगे? इन दी बुक्स ऑफ एक्स वाई जेड। जिसका नाम लिखा होगा ना, लिखोगे इन दी बुक्स ऑफ मैसेज एक्स वाई जेड, अभी कुछ भी एक्स वाई जेड एंड एसोसिएट कुछ भी हो, जो भी नाम हो, एनपीओ का जो भी नाम हो उस नाम से लिख देना इन दी बुक्स ऑफ डैश एंड डैश एंड डैश। ठीक है? फिर बनाओगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट, रिक्वायरमेंट यही है। ओके, तो वर्किंग नोट की ओर शिफ्ट करोगे। वर्किंग नोट में एक सब्सक्रिप्शन का वर्किंग नोट बनना ही बनना है, आंख बंद करके उसका वर्किंग नोट बना देना। दूसरा वर्किंग नोट कॉस्ट ऑफ गुड कंज्यूम का बनना ही बनना है, आंख बंद करके उसको भी बना देना। बाकी उसके बाद क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पता चलेगा बनाना जरूरी है या नहीं जरूरी है। क्लियर है ना आप लोगों को? ठीक है, आप इस तरीके से बनाओगे, रिसिप्ट ऑफ पेमेंट पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा क्या कैपिटल है क्या रेवेन्यू है। मैंने आपको पहले भी बताया था, यदि यदि मैं कोई भी मंदिर में डोनेशन दे रहा हूँ, यदि मैं मंदिर में कह रहा हूं कि मैं दिव्यांशु मंदिर को डोनेशन देना चाहता हूं 1 लाख रुपए का, मंदिर को 1 लाख रुपए देकर मैं चले गया। बात क्लियर है? अब मंदिर कहीं पर भी यूज करे तो मंदिर वाले जाने, तो वो क्या होगी? जनरल डोनेशन। जनरल डोनेशन हमेशा रेवेन्यू नेचर की होती है। तो सर रेवेन्यू नेचर आइटम, आंख बंद करके आपने क्या कहा था? रेवेन्यू होगा तो बोलो, रेवेन्यू होगा तो कहाँ जाएगा? हमेशा सब लोग अपने घर पे भी बोलते जाइए, रेवेन्यू होगा तो कहाँ जाएगा? सर वो इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा। अच्छा, यदि मैंने कहा कि मैं मंदिर में भी सिर्फ मंदिर की सामग्री में दे रहा हूं, मतलब मंदिर के चावल के लिए दे रहा हूं, मंदिर में जो चावल चढ़ाए जाते हैं भगवान के ऊपर, सिर्फ मैं उस चावल के लिए अपने पैसे दे रहा हूं। बात क्लियर है? कोई दिक्कत? या फिर सिंपल लीजिए ना, किसी ने दरगाह में डोनेशन दिया, दरगाह में किसी एक बंदे ने कहा, उसने कहा मैं दरगाह में डोनेशन दे रहा हूँ 1 लाख रुपए का। अब दरगाह वाले कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। किसी ने ये कहा कि मैं सिर्फ चादर के लिए डोनेशन दे रहा हूँ दरगाह के अंदर, तो उसके पैसे सिर्फ चादर में यूज करे जाएंगे। मेरी सिंपल बात समझिए, यदि कोई भी स्पेसिफिक पर्पज के लिए दिया जाता है तो वो स्पेसिफिक डोनेशन है। स्पेसिफिक डोनेशन हमेशा कैपिटल नेचर की होती है, वो कैपिटल रिसीप्ट कही जाती है। बोलिए, क्लियर हुआ? मेरी बात समझने की कोशिश करते जाइए। आपको कैपिटल और रेवेन्यू नेचर आइटम को पता लगाना है। यदि मैं कोई फर्नीचर खरीद रहा हूं तो सर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया फर्नीचर खरीदना, तो वो क्या होगा? बैलेंस शीट के अंदर जाएगा। यदि मैं गवर्नमेंट के किसी भी गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, मैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, ठीक है ना? बेसिकली गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करा ही क्यों जाता है, मैं लॉजिक बता देता हूँ। जो मेरा टैक्स होता है ना, टैक्स को थोड़े सेव करने के लिए हम गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं। अब कैसा टैक्स है क्या है वो हमें कुछ नहीं पता है। मैं आपको सिंपल बताऊं, यदि हम गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, या कोई मशीन खरीद रहे हैं, या किसी रिलायंस के शेयर में इन्वेस्टमेंट करें, कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो सारी इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट्स होती है। अब बोलो एसेट्स कहाँ जाती है? बैलेंस शीट में आती है। बोलो, इतना समझ में आ रहा है? क्वेश्चन का तरीका समझ में आ गया? मैं अब मान के चल रहा हूँ कि मैंने आपको होमवर्क दिया था, वो होमवर्क आपने करा होगा, ठीक है? यदि जिसने होमवर्क किया है तो वो मेरी बात तुरंत ही नोटिस कर पा रहा होगा और अपने हर एक क्वेश्चन में फिट करके देख रहा होगा, सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, कैपिटल रेवेन्यू आइटम ही रिसिप्ट एंड पेमेंट में आता है। हमने क्या करा? रेवेन्यू को छोड़ा, रेवेन्यू को इनकम एक्सपेंडिचर में फेंक दिया और कैपिटल को बैलेंस शीट में फेंक दिया। ये तो हम कर रहे हैं।
बिल्कुल सही समझ रहे हो आप लोग? ठीक है, आगे बढ़े। ओके, स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक। और नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा फंड बेस्ड अकाउंटिंग। अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। चैप्टर हो जाए, क्वेश्चन पूरे कर लो तो अपने लिए तालियां बजा देना कि चैप्टर बहुत सिंपल चैप्टर, 10 नंबर का चैप्टर आता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ना, वो इसी तरीके का क्वेश्चन होगा। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना होगा और नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन है, कहेगा कि आपको ये अकाउंट बनाने हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, आंख बंद करके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर देना। मतलब कि इसकी एक या दो बार बुक से प्रैक्टिस कर लेना। बिल्कुल लॉजिक पे फोकस करना, क्योंकि लॉजिक हमारा 11th क्लास से बनना शुरू होता है। क्लास 11 में बैलेंस शीट पढ़ना सीख गए हैं हम, तो ऑब्वियसली असेट क्या होती है, लायबिलिटी क्या होती है, उसको पहचानना भी आपको आता हो। क्लास 12 में खड़े हुए अभी आप, तो असेट और लायबिलिटी कैसे पहचानते हो वो आपको आता होगा। ठीक है, मैं मूव ऑन करता हूं आगे। नाउ let me start our new topic. The topic will be fund based accounting. This topic will be the last topic of this chapter. After finishing this topic, chapter will be wind up. ठीक है, स्टार्ट करें। ओके, फंड बेस्ड अकाउंटिंग। सर, ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या होती है, कैसे करी जाती है, ये होता क्या है? हमें सब कुछ नहीं पता है। मैंने बताया ही क्या है जो आपको पता होगा। स्टार्ट करते हैं। फंड बेस्ड अकाउंटिंग। ठीक है, मेरी एनपीओ है, उसका नाम है स्पोर्ट्स क्लब। नाम से ही पता चल रहा होगा, बेसिकली एनपीओ का पर्पस स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग ही होगा कोई ना कोई। स्पोर्ट्स क्लब मेरा क्या है? एनपीओ। ठीक है, बेसिकली हम क्या करते हैं? मैचेस करवाते हैं। सब काम करते हैं, मतलब मैचेस करते हैं, पवेलियन सेट करते हैं। पवेलियन का मतलब समझते हो? जहाँ पे क्रिकेट चलता है ना, जहाँ पे लोग बैठ के देखते हैं, वो एरिया को पवेलियन तो बोलते हैं। PAVI, पवेलियन। सिंपल बात समझते हैं, इतने टफ वर्ड पे नहीं जा रहे अभी हम। स्पोर्ट्स क्लब है मेरा, मेरा एनपीओ का नाम है स्पोर्ट्स क्लब। ठीक है, एनपीओ का नेम है स्पोर्ट्स क्लब। ठीक है, एक है मिस्टर राम। मिस्टर राम। राम ने इस एनपीओ को डोनेशन दिया। वो डोनेशन था 20 लाख रुपीस का, 20 लाख रुपए का। राम ने स्पोर्ट्स क्लब को डोनेशन दिया और ये कहा कि स्पोर्ट्स क्लब, तुम मेरे पैसे क्रिकेट मैच के लिए यूज करोगे और कहीं पर भी मेरे पैसे यूज नहीं करोगे। मेरी बात समझ में आ गई? मिस्टर राम ने एक डोनेशन दिया। किसको डोनेशन दिया? स्पोर्ट्स क्लब एनपीओ को। क्या कहा? मैं तुमको 20 लाख रुपए देता हूं और इस 20 लाख को तुम सिर्फ क्रिकेट के लिए यूज करोगे। बात क्लियर है? क्रिकेट के जो भी खर्चे होंगे, क्रिकेट मैच को ऑर्गेनाइज करने के लिए तुम इस पैसों को यूज करोगे। बात क्लियर है? क्या कहा उन्होंने? कि क्रिकेट मैच के लिए आप इन खर्चों को यूज करोगे, इन पैसों को यूज करोगे। अच्छा, मेरा पहला क्वेश्चन आप लोगों से अराइज होता है, क्या ये डोनेशन स्पेसिफिक डोनेशन है या जनरल डोनेशन है? ए है स्पेसिफिक, बी है जनरल। आपने रिस्पॉन्ड बताइए, आंसर बताइए, कौन सी डोनेशन होगी ये वाली? स्पेसिफिक डोनेशन होगी या जनरल डोनेशन होगी? बताइए क्या आंसर होगा आपका। कोई भी आंसर करके रिस्पॉन्ड करिए। 20 लाख रुपए की डोनेशन है। राम ने स्पेसिफिक पर्पस, मैंने बोल ही दिया स्पेसिफिक, राम ने क्रिकेट मैच के लिए डोनेशन दिया है। वो डोनेशन क्या होगी? स्पेसिफिक। सर, स्पेसिफिक डोनेशन? जी हाँ, स्पेसिफिक डोनेशन तो क्या बोलेंगे? कैपिटल रिसीव्ड। ओ, कैपिटल रिसीव्ड हो गई।
तो बताइए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहाँ जाएगी? बोलो बच्चों, इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगी, बैलेंस शीट में जाएगी, कहाँ जाएगी? सर ये कैपिटल रिसीप्ट है, तो आप इनकम एक्सपेंडिचर में क्यों भेज रहे हो? ये तो बैलेंस शीट में जाती है। वेरी गुड, कीप इट अप, बिल्कुल सही बोल रहे हो। अच्छा अच्छा, चलो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहा हूं। ये था रिसिप्ट और ये है पेमेंट। अच्छा, रिसिप्ट एंड पेमेंट पे कहा जाएगी? सर आप कैसी बात कर रहे हो, पैसे आ रहे हैं ना? सर वो यहां पे आएगी ना, टू डोनेशन फॉर क्रिकेट मैच, 20 लाख रुपए। ठीक है, ओके, सब पैसे आ गए ना? ओके, ये किस साइड आए हैं? सर ये डेबिट साइड आए हैं। ये किस साइड आए हैं? डेबिट साइड। डबल एंट्री सिस्टम पढ़ते हो, डेबिट होगा तो उसकी पोस्टिंग अपोजिट क्रेडिट साइड भी करी जाएगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि आप बैलेंस शीट में करी जाएगी या इनकम एक्सपेंडिचर में करी जाएगी? आपने देखा सर एक कैपिटल रिसीप्ट आइटम, आप कैसी बात कर रहे हो बार बार? तो ये जाएगी बैलेंस शीट में। और कहाँ? क्रेडिट साइड। अरे भाई बैलेंस शीट में क्रेडिट का मतलब लायबिलिटी होती है। ओके, मतलब कि बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जाएगी। वेरी गुड, ये लॉजिक सही है तो ठीक है। नहीं क्लियर ये लॉजिक तो सिंपल ये समझिए, हमारे ऊपर एक ऑब्लिगेशन आ गया है कि आप इन पैसों को सिर्फ एक क्रिकेट मैच के लिए यूज करोगे और कहीं पर भी इन पैसों को यूज नहीं करोगे। यदि करने की कोशिश करी तो ये पैसे मैं वापस कर दूंगा और आपके ऊपर केस कर दूंगा। तो मतलब कि एनपीओ के पास एक ऑब्लिगेशन आ गया है कि इन पैसों को कहीं और यूज नहीं कर सकते, मतलब किसी और खर्चे में यूज नहीं कर सकते। बात क्लियर है? कितनी डोनेशन आ गई? 20 लाख रुपीस की। ठीक है ना? इतना क्लियर है? बताइए, इतनी सिचुएशन आपको क्लियर हो गई? आई होप आपको इतनी सिचुएशन क्लियर हो रही होगी। फिर हम आगे मूव ऑन करते हैं। अब देखिए 20 लाख रुपए का डोनेशन मिल गया मुझे, भाई मेरी लाइबिलिटी हो गई। अब मुझे लग रहा है, मैं कौन? एनपीओ, स्पोर्ट्स क्लब। अब मुझे लग रहा है कि क्रिकेट मैच इस साल तो मैं करवाऊंगा हूं नहीं, तो कोरोना चल ही रहा है, अगले साल भी नहीं होगा। ठीक है, मेरे को लग रहा है अगले से अगले साल में करवाना पड़ेगा। अब 2 साल के लिए 20 लाख रुपए बिजनेस में रखने का कोई मतलब तो होता नहीं है। तो हमने क्या करा, इस 20 लाख को उठाकर बैंक में दे दिया और बैंक से कहा, बैंक इस 20 लाख की एफडी बना दे और ये मैच्योर सेकंड ईयर में कर देना। क्यों? क्योंकि सेकंड ईयर में क्रिकेट मैच होगा, तब इस एफडी के पैसे आ जाएंगे तो फिर एफडी से क्रिकेट मैच हो जाएगा। 20 लाख के इस क्रिकेट मैच वाले अमाउंट से हमने बैंक से कहा, बैंक एफडी बना देना 20 लाख रुपए की 2 साल के लिए, और 2 साल होते एफडी मैच्योर होगी और मैच्योर होकर वापस पैसे आ जाएंगे, फिर ये पैसों से वापस क्रिकेट करा जाएगा। आई होप इतना क्लियर होगा। अब देखिए, ये तो चलेगा लाइबिलिटी साइड, क्योंकि लाइबिलिटी डोनेशन है, और इसको हम कहा शो कर देंगे? बैलेंस शीट में असेट साइड। बात क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, मैं सिंपल बात करूं आप लोगों के साथ, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, जो भी स्पेसिफिक डोनेशन होती है, हम बेसिकली उन्हीं के लिए फंड बेस्ड अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। जैसे मैंने आपको इसमें बताया, एक बंदा था मिस्टर राम, जिसको बोलेंगे डोनर। उनने 20 लाख रुपए क्रिकेट मैच के लिए डोनेशन दे दिया है। डोनेशन दिए हैं 20 लाख रुपए का क्रिकेट मैच के लिए, किसको? एनपीओ को। ठीक है, अब एनपीओ डोनर मिस्टर राम इसका पैसा सिर्फ क्रिकेट के लिए ही यूज कर सकते हैं और कहीं पर यूज नहीं करेंगे। अब इनको लग रहा था 2 साल तो कोई मैच नहीं करवाएंगे, तो इनने क्या करा, जो अमाउंट है, एनपीओ ने क्या करा, जो अमाउंट आया था 20 लाख रुपए का, इसको बैंक में इन्वेस्ट कर दिया, एफडी में बैंक में इन्वेस्ट कर दिया इस पैसे को।
एफडी के रूप में। बात क्लियर है? 2 साल बाद ये मैच्योर हो जाएगी। 2 साल बाद जब हम मैच करवाएंगे तो ये मैच्योर हो जाएगी एनपी, एफडी मैच्योर हो जाएगी। फिर जो भी पैसे आएंगे इस पैसे से क्रिकेट मैच करा जाएगा और कुछ भी नहीं करा जाएगा। बात क्लियर है? सिंपल। जो स्पेसिफिक डोनेशन है जिस पर्पस के लिए आया है तो वही पर्पस के लिए हम इन पैसों को यूज करेंगे। आई होप इतना क्लियर होगा। जैसे मेरे पास पैसे आ रहे, दोनों ने 20 लाख रुपए दिए। एक तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में घंटी बज जाएगी, रिसिप्ट साइड आएगा, और एक बैलेंस शीट में कैपिटल फंड के जस्ट नीचे एक अमाउंट आएगा, वो होगा डोनेशन फॉर कैपिटल फंड। कितना अमाउंट? 20 लाख रुपए। ये पहले स्टेप की पोस्टिंग हो गई। सेकंड स्टेप, अब मैंने 20 लाख की एफडी बना दी, इधर आ गया 20 लाख रुपए एफडी में, और जो कैश या बैंक में आए होंगे मेरे पास, वहां से 20 लाख रुपए कम हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा होगा, पैसे आ रहे हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डोनर मिस्टर राम, जो भी उनका नाम है मिस्टर राम, पैसे आए। ठीक है, बात क्लियर है? जो पैसे आए हैं वो पैसे मैंने एफडी में लगा दिए, पैसे कम हो गए, एफडी बढ़ गई। बात तो वही थी, वही पड़ी। एक असेट कम हुआ तो दूसरा असेट बढ़ गया। ठीक है ना? ओके, क्लियर है इतना? अब मेरी बात ध्यान रखना, जो फंड बेस्ड अकाउंटिंग कर रहे हैं ना, ये बेसिकली स्पेसिफिक फंड के लिए ही करी जाती है। किसके लिए करी जाती है? स्पेसिफिक फंड के लिए। ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग होती क्या है? फंड बेस्ड अकाउंटिंग ये होती है कि जो भी हमारे पास स्पेसिफिक फंड है, स्पेसिफिक फंड से यदि कोई भी इनकम अराइज हो रही है, ये स्पेसिफिक फंड में से कोई भी खर्चा करा जा रहा है, जैसे कि मेरे पास डोनर मिस्टर राम ने 20 लाख रुपए दे दिए। बिल्कुल बात ध्यान से समझना, मैंने बैलेंस शीट में बताया इधर ही आएगा ना, 20 लाख रुपए आ गया। अब ये बाहर फिगर नहीं लिख रहा, इधर फिगर अभी नहीं लिख रहा। डोनर राम ने 20 लाख रुपए दिए क्रिकेट मैच के लिए। ठीक है, अब हमने 20 लाख रुपए बैंक में जमा कर दिए, बैंक ने हमको इस पे इंटरेस्ट दे दी 2 लाख रुपए की। वो कितने पैसे हो गए? 22 लाख रुपए। कितने हो गए? 2 साल की एफडी। ये सिंपल सोचो, बैंक ने हमें 20 लाख के ऊपर 10% इंटरेस्ट दे दी, 2 लाख रुपए, तो मेरे पास पैसे बढ़ गए इसी के ऊपर, 22 लाख रुपए हो गए। क्लियर है? और मैंने इस पर खर्चा कर दिया 15 लाख रुपए का, तो मेरे पास कितने रुपए बचे? 7 लाख। यही होती है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। सर, फंड बेस्ड अकाउंटिंग वो अकाउंटिंग होती है जिसमें स्पेसिफिक फंड का एडजस्टमेंट स्पेसिफिक एक्सपेंस के साथ करा जाएगा। सिंपल, यदि कोई भी स्पेसिफिक फंड आपको मिला है, आपसे कहा है कि आपको क्रिकेट मैच में ही इस चीज को यूज करना है, तो भाई क्रिकेट के जो भी खर्चे होंगे या क्रिकेट से जो भी इनकम हो रही है वो सब फंड बेस्ड अकाउंटिंग कहलाई जाएगी। जैसे मेरे को 20 लाख रुपए मिस्टर राम ने दिया क्रिकेट मैच करने के लिए, मैंने क्रिकेट मैच आयोजित किया, उस आयोजित करते वक्त मैंने क्रिकेट की टिकट छपवाई। अब मैंने उन टिकट्स को बेचना शुरू कर दिया। जैसे मेरे हाथ में टिकट है, सपोज को टिकट है, मैंने उस टिकट को बेचना शुरू कर दिया, और जैसे मैंने टिकट बेची पैसे आना शुरू हो गए। तो समझिए मेरे पास 20 लाख रुपए का डोनेशन मिस्टर राम ने दिया, फिर मैंने क्या करा, डोनेशन इतना आ गया, मैंने टिकट बेची, टिकट को बेचा, टिकट बेची, मेरे पास 5 लाख रुपए आ गए। ठीक है, टिकट छपवाने के जो भी खर्चे हुए हैं वो मान लो 1 लाख रुपए खर्चे हो गए। इसके अलावा लोगों के बैठने के लिए जगह अरेंजमेंट करी, उसके लिए पवेलियन, कोई पेविलियन भी बोलता है, कोई पवेलियन भी बोलता है, पवेलियन एक्सपेंस हो गए आपके 1 लाख रुपए के, ये खर्चे हो गए। अब देखो कितना फंड बचा हुआ है। सर ये फंड हो गया आपका 23 लाख का, या फिर और सिंपल समझो इतना काम हुआ। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंस, इस पूरे फंक्शन को ऑर्गेनाइज करने के लिए खर्चा हो गया 15 लाख रुपए का। ठीक है ना? अब कितना अमाउंट बचा वो पता करो। सर अब बचा है आपके पास 17 लाख के तो खर्चे हो गए, वेरी गुड, 25 लाख ये हो गए डोनेशन। तो सर अभी भी आपका 8 लाख का फंड बचा हुआ है, और ये फंड लायबिलिटी साइड में शो कर दिया जाएगा मेन फिगर में। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा। ओके, और पढ़ते थोड़ा सा और। सिंपल मैं आपको फंड बेस्ड अकाउंटिंग में ये बताना चाह रहा हूं
पर्टिकुलर कोई भी फंड है, पहली बात ये सुन लो कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग कहां पर एप्लीकेबल होती है। पहले ये बता देता हूं कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग एप्लीकेबल कहां होती है, कि जनरल फंड में होती है कि स्पेसिफिक फंड में होती है। मेरे को आंसर देना शुरू करिए। क्या फंड बेस्ड अकाउंटिंग जनरल फंड में होती है एप्लीकेबल, या फिर स्पेसिफिक फंड? सर ये स्पेसिफिक फंड में एप्लीकेबल होती है। पहली बात समझ में आ गई? ओके। अब जो फंड बेस्ड अकाउंटिंग करेंगे वो स्पेसिफिक फंड के लिए ही करी जाएगी। यदि मेरे को 20 लाख रुपए मिल गए थे क्रिकेट मैच आयोजित करने के लिए, तो इस 20 लाख के अलावा, जैसे क्रिकेट मैच के लिए मुझे 20 लाख रुपए दे दिए किसी एक डोनेटर ने, एक डोनर मिस्टर राम ने 20 लाख रुपए दे दिए। एक है श्याम, श्याम ने भी मुझे 10 लाख रुपए दे दिए क्रिकेट के लिए। क्लियर है? तो मेरे पास टोटल कितने रुपए आ जाएंगे? वो आ जाएंगे 30 लाख रुपए। ठीक है ना? छोड़ो, और राम ने 20 लाख रुपए दे दिए, श्याम ने 10 लाख रुपए दे दिए क्रिकेट के लिए। ठीक है, इतना क्लियर है? मैंने क्रिकेट मैच की टिकट बेची, उससे मेरे पास पैसे प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ टिकट। टिकट बेचकर 1 लाख रुपए मेरे पास आए। बताइए कितने रुपए हो गए? 31 लाख रुपए हो गए। और मेरा खर्चा कितना भी हुआ क्रिकेट मैच के लिए, सपोज तो खर्चा हुआ है मेरा 30 लाख रुपीस का, ये एक्सपेंस हो गया। बताइए अब मेरे पास कितना फंड होगा? सर 1 लाख रुपीस का फंड होगा। ये बैलेंस शीट में डोनेशन फॉर क्रिकेट करके 1 लाख रुपीस शो कर दिए जाएंगे बैलेंस शीट के अंदर। ये क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, इतना क्लियर है? सपोज करिए ये खर्चा हुआ मेरा 32 लाख का, 31 लाख का तो फंड से एडजस्ट हो गया, 31 लाख तो फंड से एडजस्ट हो गया। अब जो नेगेटिव का 1 लाख रुपीस आया है, अब उसका क्या होगा? देखो 31 लाख रुपए तो फंड से एडजस्ट हो गए, फंड खत्म हो गया आपका। अब जो आपका 1 लाख रुपीस एक्सेस खर्चा हो गया है, वो अब इनकम एक्सपेंडिचर में खर्चे साइड जाएगा 1 लाख रुपए। सिंपल समझो, 31 लाख का फंड था, 32 लाख रुपए खर्च हो गए। 31 लाख रुपीस का फंड था और आपने खर्चा कर दिया 32 लाख रुपीस। कितना ज्यादा खर्चा कराए? तो 31 लाख रुपीस तो फंड से एडजस्ट हो ही गए ना। मतलब कि 32 लाख रुपीस का खर्चा कर दिया आपने, और 31 लाख रुपीस का फंड था, पैसे थे 31 लाख और खर्चा है 32 लाख, 32 लाख का। 31 लाख का जो खर्चा है वो तो फंड से एडजस्ट हो गया। अब जो 1 लाख का एक्सेस खर्चा हुआ ना, वो जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। सिंपल सिंपल। पहला आपको करना क्या है, फंड से, स्पेसिफिक फंड से सारी इनकम, सारे खर्चे एडजस्ट करने हैं, और मैक्सिमम फंड के अमाउंट तक ही एडजस्ट हो सकता तो वो जीरो ना हो जाए। जितना भी एक्सेस खर्चा है, मतलब कि फंड है 31 लाख रुपीस का और खर्चा है 35 लाख रुपीस का। 30 लाख का फंड है और 35 लाख का खर्चा है, तो 30 लाख रुपीस तो फंड से एडजस्ट हो गए। अब जितना एक्सेस है 5 लाख रुपीस का, वो एडजस्ट करा जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भेज दिया जाएगा। सिंपल सिंपल सिंपल, मेरी बात समझिए। मेरे पास फंड है मेरे पास फंड है 50 लाख रुपीस का, 50 लाख रुपीस का फंड है। मेरा खर्चा हुआ 30 लाख रुपीस, तो 30 लाख रुपए पूरे फंड से एडजस्ट हो जाएंगे। 20 लाख रुपीस बचेंगे, वो फंड में लिख दिए जाएंगे वापस से। ठीक है, मेरा 50 लाख रुपीस का फंड है और खर्चा हो गया 60 लाख रुपीस का। 50 लाख का फंड है, 60 लाख रुपए का खर्चा हो गया। अब जो 50 लाख होंगे वो तो फंड से एडजस्ट कर दिए जाएंगे, और जो एक्स्ट्रा 10 लाख का खर्चा है, उस खर्चे को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भेज दिया जाएगा डेबिट साइड। खर्चा है तो डेबिट साइड ही पोस्टिंग करी जाएगी। आई होप इतना क्लियर होगा आप लोगों को? ठीक है, एक काम करते हैं, एक इलस्ट्रेशन करते हैं। आप लोग अपनी बुक का इलस्ट्रेशन 5 निकाल लीजिए।
इलस्ट्रेशन 5 निकालिए। अपनी बुक का इलस्ट्रेशन 5 निकालिए। मैं आपको समझाना शुरू करता हूं। पहली मेरी बात ध्यान रखना, फंड बेस्ड अकाउंटिंग किस फंड के लिए एप्लीकेबल होती है, स्पेसिफिक या फिर जनरल? सर स्पेसिफिक फंड के लिए एप्लीकेबल होती है, वेरी गुड। ठीक है, स्पेसिफिक फंड के रिगार्डिंग जो भी अकाउंटिंग होगी हम उस अकाउंटिंग को इधर डिस्कस करने वाले हैं, फंड बेस्ड अकाउंटिंग। स्पेसिफिक फंड बैलेंस शीट में शो करा जाता है, ठीक है। ओके, इलस्ट्रेशन 5 आप लोगों ने निकाल लिया होगा। उसके अंदर मैं सीधे पॉइंट पे आ रहा हूं। ऊपर जो लाइन लिखी हुई है ना वो कह रहा है कि कैसे कैसे इन आइटम्स पे ट्रीटमेंट आप करोगे। फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। आप सब लोग इलस्ट्रेशन 5 पढ़ लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन के अंदर हमसे इनने पूछा है कि इनका ट्रीटमेंट क्या होगा। जैसे मैंने आपसे कहा, फंड बेस्ड अकाउंटिंग एप्लीकेबल होती है स्पेसिफिक फंड के लिए, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट पढ़िए, हमें जो फंड मिला है वो फंड है टूर्नामेंट फंड। फंड का नाम क्या है? टूर्नामेंट फंड। तो सर ये स्पेसिफिक फंड हो गया। जी हाँ सर, वेरी गुड। ये कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट पे। और इन्हीं के ऊपर ही फंड बेस्ड अकाउंटिंग एप्लीकेबल होगी, स्पेसिफिक फंड के ऊपर। जैसे टूर्नामेंट फंड है मेरे पास, 2 लाख रुपए का मुझे टूर्नामेंट फंड मिल गया, पैसे मिल गए 2 लाख रुपए के। इसमें मेरा खर्चा हुआ, टूर्नामेंट एक्सपेंस हुआ 60,000 रुपए का, और टूर्नामेंट से पैसे आए, रिसीव्ड फ्रॉम टूर्नामेंट, कितने हैं? 80,000, इतने रुपए आ गए। तो मेरा बैलेंस शीट में कितना अमाउंट जाएगा? सर वो अमाउंट जाएगा 2,20,000 का। मेरी बात समझिए, कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। ये मैं सिर्फ लायबिलिटी साइड ड्रॉ करके दिखा रहा हूं, असेट चल रही होगी मैं ड्रॉ नहीं करी है। सिंपल, मेरी बात समझिए, फंड बेस्ड अकाउंटिंग के अंदर जो भी फंड के अंदर प्लस माइनस होगा वो उसी में से ही करा जाएगा। नहीं समझ में आ रहा? चलो कोई बात नहीं। सेकंड पॉइंट पढ़िए, बिलियर्ड मैच एक्सपेंस। ये बिलियर्ड मैच होते हैं, आप लोगों को पता होगा। सपोज जो कोई भी मैचेस मान लो, मैच हो रहा है, मैच का खर्चा हो गया 25,000 का। देखिए मेरी बात समझिए, ये अकाउंटिंग कहाँ एप्लीकेबल होती है? जब आपके पास स्पेसिफिक फंड होगा। बात क्लियर है? अब सेकंड पॉइंट में आपके पास सिर्फ खर्चा है, एक्सपेंस, तो भाई फंड तो है नहीं, तो ये वाली अकाउंटिंग एप्लीकेबल ही नहीं होगी आपके लिए। तो आप सीधे एक्सपेंस को क्या करोगे? डेबिट कर दोगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के ना इस साइड टू एक्सपेंस लिखकर। क्लियर है? थर्ड पॉइंट, रिसीव्ड फ्रॉम सिनेमा शो टिकट, और आगे क्या लिखा हुआ है? एक्सपेंस ऑन सिनेमा शो। अब थर्ड पॉइंट पे भी देखिए, कोई भी फंड नहीं है, तो दोनों कहां जाएंगे? सर ये दोनों जाएंगे इनकम एक्सपेंडिचर में, ठीक है ना। इनकम एक्सपेंडिचर में भी कैसे लिखेंगे? इसको ऐसे लिखेंगे। क्या अमाउंट है? देखिए जब स्पेसिफिक फंड होगा तब फंड बेस्ड अकाउंटिंग चलेगी, सिंपल बात। अब देखिए ये आपका स्पेसिफिक फंड तो कोई नहीं है इसके अंदर। अब मैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहा हूं, यहां पर इनकम आती है और यहाँ पर एक्सपेंडिचर आते हैं, ठीक है। इसके अंदर देखिए टिकट बेचने से कितने रुपए आ रहे हैं? सर जो रुपीज आ रहे हैं वो 50,000, और खर्चा कितना हो रहा है? 15,000। यदि मैं अलग अलग लिखूं, बाय रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ टिकट 50,000 टू एक्सपेंस ऑन टिकट और एक्सपेंस ऑफ सिनेमा शो, कितना? 15,000। ठीक है, कोई इशू नहीं है, लेकिन एक ही इनकम के, इस इनकम को कमाने के लिए ये 15,000 का खर्चा करा है,
तो प्रैक्टिकली सोचिए, इसको इनकम से नेट ऑफ नहीं करेंगे। सिंपल देखिए, ये जो 50,000 रुपए कमाए हैं ना, ये 15,000 रुपए खर्चा करके कमाए हैं। तो वास्तविकता में हमने कितने रुपए कमाए? सर आपने 35,000 रुपीज कमाए हैं। अब हम इनकम एक्सपेंडिचर में कैसे शो करेंगे? इसको नेट ऑफ करके शो करेंगे बाय जो भी रेवेन्यू आया, पैसे आए 50,000 रुपए, लेस टिकट जो भी एक्सपेंस है सिनेमा शो में, इसको हम सीधे लेके 35,000 इनकम एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में नेट ऑफ करके, क्योंकि जब खर्चा करते नहीं तो वो रिसीप्ट कमा नहीं सकते थे। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। कोई दिक्कत? ये ऑप्शन सही है, कोई इश्यू नहीं है, आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, ये भी ऑप्शन लिखा जाता है, लेकिन ज्यादातर बुक वाले इसी को ही यूज करेंगे। तो आप भी ये करो, क्योंकि बात भी इनकी सही है कि 50,000 रुपए जो कमाए हैं ना, वो 15,000 का खर्चा करके कमाए हैं, इसलिए आप उसको नेट ऑफ करके बताओ कि आपकी नेट ऑफ इनकम कितनी कहलाई जाएगी। क्लियर है इतना? ओके, बढ़े आगे। फोर्थ पॉइंट, हमारे पास प्राइज फंड मतलब गिफ्ट देने के लिए लोग ने कहा कि यदि कोई भी जीतेगा, कोई भी मैच हो, क्रिकेट मैच हो, वो वॉलीबॉल मैच हो, तो कोई भी मैच हो जिसमें प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट करे जाएंगे, उन प्राइजेस के लिए मैं 1 लाख रुपए देता हूं। उसको बोलते हैं प्राइज फंड, स्पेसिफिक फंड हो गया। आपको पता था मैच होगा नहीं अभी इस टाइम पर, तो आपने उस पैसे को बैंक में इन्वेस्ट कर दिया और बैंक से 10,000 रुपीज की इंटरेस्ट मिल गई, तो आपका फंड 1 लाख प्लस 10,000, 10,000 से बढ़ गया। और फिर आपने क्या करा? 20,000 रुपए का खर्चा कर दिया, मतलब प्राइस दे दिए। तो वास्तविकता में आपके कितने रुपए बचे फंड के? सिंपल देखिए, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आपको फंड जो मिला है, प्राइस फंड, वो मिला है 1 लाख रुपए का। ठीक है, आपके पास पैसे ज्यादा थे, 1 लाख रुपए ज्यादा थे, जरूरत से 20,000 की पड़ती है, तो आपने क्या करा? 1 लाख में से 80,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए कहीं पर भी। जो इन्वेस्ट होगा वो असेट हो गया आपका, लेकिन 1 लाख का फंड तो है ही ना। अब फिर क्या हुआ? जो इन्वेस्ट करा इस पे इंटरेस्ट मिल गई, कितने? 10,000 रुपए की। वेरी गुड। कितने रुपए हो? फंड कितना हो गया? 1,10,000 रुपए। फिर आपने क्या करा? प्राइस अवार्ड कर दिया, मतलब प्राइस आपने दे दिया कितने रुपए का? 20,000 रुपए का। वास्तविकता में वास्तविकता में आपके पास कितना फंड बचा? चलिए 90,000, ये जाएगा बैलेंस शीट के अंदर, मेन अमाउंट के अंदर, और ये बैलेंस शीट के अंदर असेट के अंदर जाएगा 80,000 रुपए। बात क्लियर होगी? ये लायबिलिटी के अंदर गया, ये असेट के अंदर जा रहा है, इन्वेस्टमेंट। देखिए, क्या ये क्लियर है आप लोगों को? बताइए, क्या ये आप लोगों को क्लियर है? बढ़ जाए आगे। ओके सर, ये फिफ्थ पॉइंट पढ़िए आप लोग। प्राइस फंड है 80,000 रुपीज का, हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया है 80,000 रुपीज का, पूरा का पूरा उठा के इन्वेस्ट कर दिया है। इससे कोई मतलब नहीं है, इन्वेस्ट कर रहे हो, लो भी बैलेंस शीट में असेट के अंदर आ जाए, खत्म बात। 80,000 का फंड है हमारे पास, ठीक है, पूरा का पूरा इन्वेस्ट कर दिया हमने। हमें डोनेशन और मिली है, हमें क्या मिला? डोनेशन और मिली है इसके ऊपर। कितने रुपए की डोनेशन मिली? सब 12,000 रुपए की डोनेशन मिली है। 80,000 का तो फंड था पहले ही, 12,000 की और डोनेशन मिल गई। ठीक है, उसके बाद हमने सब प्राइस अवार्ड करे, मतलब प्राइस हमने दिए हैं, खर्चा हो गया 14,000 रुपए का। ओके सर, जो हमने इन्वेस्टमेंट करी है इससे इंटरेस्ट मिली है सर, 10% मिली है। ओके, वो अमाउंट इनने बता दिया है, 4,000 रुपए की इंटरेस्ट मिली है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन 10% प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट। अच्छा सॉरी, जो ये इन्वेस्टमेंट है ना, इसका नाम है 10% प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट। प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, जो 10% प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट है ना, इसके ऊपर 4,000 की ब्याज मिली है। 10% प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट के ऊपर कितने अमाउंट की ब्याज मिली? 4,000 रुपए की। क्लियर है? अब देखिए कितना अमाउंट जाएगा? 80,000
12 92 प्लस 4 96 माइनस 14 कितना हो गया? हेलो, ओके। देखिए मैंने आपसे क्या कहा, 80%, सॉरी 80,000 जो इन्वेस्टमेंट करा है ये 10% वाला है। कितनी ब्याज मिलनी चाहिए? 8,000 रुपए मिलनी चाहिए, लेकिन कितनी मिली? 4,000 रुपए। और 4,000 क्या हो गई? एक्रूड। देखो सिंपल बता देता हूं। देखिए हमने इन्वेस्टमेंट करा है 10% के हिसाब से, तो एक साल की कितनी इंटरेस्ट मिलेगी? 8,000 रुपीज मिलेगी, लेकिन हमको कितनी मिल रही है? 4,000 तो रिसीव हो गई, तो ये आपको रिसिप्ट पेमेंट में भी आ रही होगी, और 4,000 की एक्रू हो गई, मतलब टोटल 8,000 की आपको ब्याज मिलेगी। आप चाहो तो ऐसे लिखते हो इंटरेस्ट 8,000। क्लियर है? अब कितना अमाउंट आ रहा है आपका, ये निकालिए कितना अमाउंट आ रहा है। सर ये आपको जो अमाउंट आ रहा है ये आ रहा है 86,000। आई होप आपको क्लियर होगा। 1 लाख माइनस 14,000, 86,000 आपका अमाउंट आ रहा है। क्लियर है इतना? सिंपल मेरी बात समझिए, जो भी स्पेसिफिक फंड के लिए पैसे मिलते हैं वो स्पेसिफिक फंड के खर्चों को भी एडजस्ट करे जाते हैं उन पैसों से। क्लियर है? जितना फंड है मैक्सिमम उतना एक्सपेंस हम एडजस्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर जितना भी एक्सपेंस होगा वो सारे इनकम एक्सपेंडिचर के अंदर जाएगा। क्लियर है? ओके। फंड बेस्ड अकाउंटिंग स्पेसिफिक फंड के केस में ही एप्लीकेबल होगी और कहीं पर भी एप्लीकेबल नहीं होगी। ठीक है, अभी लास्ट पॉइंट है आपका, पॉइंट नंबर 6, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैं पूरा बताता हूं आपको। इसको पूरा बता देता हूं। अब देखिए मैं बैलेंस शीट भी बताऊंगा इसके अंदर। ये कैपिटल फंड है, बैलेंस शीट में पहले कैपिटल फंड बोल लो या जनरल फंड बोल लो, कॉर्पस फंड, तीन नाम होते हैं। ठीक है, इसके अंदर सरप्लस आता है, कुछ ना कुछ ओपनिंग होगा वो आ जाएगा, पिछले साल की क्लोजिंग इस साल की ओपनिंग हो गई, जो भी सरप्लस है वो भी इसमें आ जाएगा। जो भी लाइफ मेंबरशिप फी मिलती है वो भी इसमें ही जोड़ दी जाती है। क्लियर है? कोई दिक्कत? एक चीज और जोड़ी जाती है वो हम आगे पढ़ेंगे अभी, और फिर टोटल अमाउंट बाहर लिख दिया जाता है। क्लियर है आप लोगों को? ओके। अब मैं आपके साथ बात करता हूं पॉइंट नंबर 6 की। पॉइंट नंबर 6 के अंदर आपके पास जो गिवन है वो डेटा आपसे क्या कहता है कि एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पेविलियन, मतलब कि जो क्रिकेट में साइड में बैठ के चेयर्स बिछी होती है, जो जगह है उस पर उसको मेंटेन करने के लिए पेविलियन बोल लो। मतलब क्रिकेट के साइड में जगह है ना जहाँ पे लोग बैठते हैं, उसको बोलते हैं पेविलियन। एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पेविलियन, पेविलियन बनाने के लिए हमने खर्चा करा इस साल 6 लाख रुपए का। द कंस्ट्रक्शन वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब काम खत्म नहीं हुआ है, काम खत्म नहीं हुआ है, काम चल रहा है, लेकिन बीच में क्या हो गया? 31 मार्च आ गई। मेरी बात समझिए, मैंने 6 लाख रुपए खर्चा करा पेविलियन बनाने के लिए, काम खत्म नहीं हुआ है क्योंकि बीच में 31 मार्च आ गई। और 31 मार्च बुक्स में कहीं ना कहीं तो शो करना पड़ेगा ना? जी हाँ सर, करना तो पड़ेगा, वर्क इन प्रोग्रेस होगा, कहीं ना कहीं तो शो करना पड़ेगा। ओके, देखते हैं आगे। 31 मार्च आ गई बीच में, लेकिन ये काम खत्म नहीं हो पाया, 6 लाख रुपए लेकिन खर्च हो गए इस साल। ठीक है, जो पेविलियन जो फंड है, पवेलियन है पेविलियन कुछ भी बोल लीजिए, जो पेविलियन जो फंड है वो है 8 लाख रुपए का। स्पेसिफिक डोनेशन हो गई, यस सर स्पेसिफिक हो गई, तो इधर आ गया पेविलियन फंड। क्या आ गया? पेविलियन फंड। कितने रुपए का आएगा सर? ये आएगा आपका 6 लाख रुपए का, सॉरी 8 लाख रुपए का है।
मेन अभी फिगर्स में अमाउंट नहीं लेगा, बाहर वाले फिगर में अमाउंट नहीं लेगा। ये 8 लाख रुपए का है, ठीक है, उतना है फंड हमारे पास। ओके, डोनेशन और मिल गया हमें इसमें, डोनेशन 10 लाख का और मिल गया, वेरी गुड। और 6 लाख रुपए का, 6 लाख रुपए का हमने खर्चा कर दिया ना ऊपर। देखो सिंपल समझो, हम पेविलियन बना रहे हैं, पेविलियन बनाने के लिए 20 लाख रुपए मिले थे, हम 8 लाख रुपए ओपनिंग मिल गए, 10 लाख रुपए का और डोनेशन मिल गया। क्लियर है? टोटल 18 लाख रुपए हमारे पास आ गए, जिसमें से इस साल हमने 6 लाख रुपए खर्च कर दिए। भले ही काम हो या नहीं हो, कंस्ट्रक्शन तो करना शुरू कर दें 6 लाख रुपए की। तो आपके पास कितना फंड बच जाएगा? सर ये फंड बचेगा 12 लाख रुपए का। बात क्लियर है? ओके, उसके बाद इनने कैपिटल फंड 20 लाख रुपए को ओपनिंग बैलेंस बताया, ये रहा कैपिटल फंड है 20 लाख रुपए का। क्लियर है? अभी 6 लाख रुपए खर्च तो हो गए, अब क्या होगा? वर्क इन प्रोग्रेस नाम से शो करने की बजाय तो हम इसको शो करेंगे असेट के अंदर, अंडर कंस्ट्रक्ट पेविलियन फंड या पेविलियन अंडर कंस्ट्रक्शन, किसी भी नेम से शो कर लो, कोई इश्यू नहीं है। पवेलियन अंडर कंस्ट्रक्शन 6 लाख रुपए, क्योंकि आपने खर्चा कर लिया ना 6 लाख रुपए का, अब आपके लिए असेट क्रिएट हो गई। क्लियर है? जो आपने पैसा, जैसे स्पेसिफिक डोनेशन होती है, स्पेसिफिक डोनेशन का पहला ट्रीटमेंट क्या हुआ, मैंने इसको बैलेंस शीट में लिखा। क्लियर है? जो भी कंस्ट्रक्शन हुआ लेकिन पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया, भाई पैसे तो खर्च हो गए ना, फंड तो कम हो गया, अब कंस्ट्रक्शन हो गया, ईयर एंड में वर्क इन प्रोग्रेस आ गया। अब तो वो हमारे लिए एसेट तो होगी ना 6 लाख रुपए का, ये रहा। क्लियर है इतना ट्रीटमेंट? ठीक है। अब एक बात बताइए, यदि वो स्पेसिफिक फंड नहीं होता, जनरल फंड होता, तो सर कहाँ जाता? सर वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाता। इनकम एक्सपेंडिचर में किधर जाता? क्रेडिट साइड जाता है इस जगह पर। तो यहाँ पर कैपिटल में, या फिर सिंपल कहो इधर जाता, तो इधर सरप्लस में 1 लाख रुपए का फंड है, सपोज करो ये 6 लाख रुपए का फंड है, ठीक है। यदि इधर जाता स्पेसिफिक, तो 6 लाख रुपए सरप्लस बढ़ जाता, और सरप्लस बढ़ता तो आपकी कैपिटल भी 6 लाख रुपए से बढ़ जाएगी। मेरी सिंपल बात समझिए, ये पैसा कैसा था? स्पेसिफिक फंड था, तो इसलिए ये इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं गया। इसी चक्कर में कैपिटल हमारी जितनी थी वैसी रही। सिंपल मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, यदि जनरल फंड होता है वो इनकम एक्सपेंडिचर में जाता है, जिसकी वजह से हमारा सरप्लस बढ़ता है, और सरप्लस बढ़ेगा तो कैपिटल भी ऑब्वियसली बढ़नी बढ़नी है। बात क्लियर है? यदि ये स्पेसिफिक फंड होता है तो उस केस में जितना कंस्ट्रक्शन हो जाए वो तो खर्चा हो गया, फंड कम हो गया, उसके अलावा इतने का असेट क्रिएट हो जाता है, साथ ही साथ इतने रुपए से, इतने रुपए से हमें क्या करना होता है? कैपिटल को बढ़ाना पड़ता है। मैंने कंस्ट्रक्शन लेकर 6 लाख रुपए से बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि यदि ये रेवेन्यू नेचर का होता तो पहले ही कैपिटल को बढ़ा चुका होता, पहले ही कैपिटल को बढ़ा चुका होता। लेकिन ये कैसे नेचर का? कैपिटल, कैपिटल नेचर का है, तो ये तब बढ़ेगा जब आपका अंडर कंस्ट्रक्शन होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? या फिर सिंपल को, जब भी फंड कम होगा और वो वर्क इन प्रोग्रेस में रह जाए, ये रेन्यू हमेशा हम इसको अंडर कंस्ट्रक्शन करके कैपिटल में प्लस कर देंगे। पहला ट्रीटमेंट, फंड कम हो गया, जितना कम हुआ है अब आपका अधिकार आ गया उस चीज को यूज करने का 6 लाख रुपए तक का, असेट में आ गया। थर्ड बात, जितना फंड कम हुआ है वो कंस्ट्रक्शन में आ गया, जितना हम कंस्ट्रक्शन लगा रहे हैं वो सब कैपिटल में जुड़ जाएगा, क्योंकि अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। यदि हो जाता तो ये पूरा असेट में शो हो ही जाता, यहाँ से पूरा अमाउंट गायब होता, पूरा असेट में शो हो जाता, और जितने का कंप्लीट हुआ है वो पूरा अमाउंट कैपिटल में प्लस हो जाता। सिंपल समझिए, इस क्वेश्चन के अंदर 6 लाख रुपए का खर्चा हुआ है इसको बनाने के लिए। क्लियर है? लेकिन 31 मार्च तक ये पूरा नहीं बन पाया, इतना ही खर्चा होकर रह गया। तो भाई खर्चा तो हो गया ना, तो फंड के अंदर से मैंने उस खर्चे को उठाया, अब वो खर्चा हो गया तो आपका असेट भी बन गया, और जितना वो खर्चा हुआ है अब वो बैलेंस शीट में कैपिटल के नीचे
इसको प्लस कर देंगे वर्क इन प्रोग्रेस अब कंस्ट्रक्शन वर्क इन प्रोग्रेस नेम से। क्लियर है आप लोगों को? कोई दिक्कत? ओके, एक बार इसका ट्रीटमेंट आप लोग बुक से देखिए। मेरी बात क्लियर है? एक काम करते हैं, इलस्ट्रेशन 6 भी एक बार पढ़िए, उसका फर्स्ट पॉइंट देख लीजिए आप लोग। इलस्ट्रेशन 6 का फर्स्ट पॉइंट, बिल्डिंग फंड मिला है 10 लाख रुपए का, 25 लाख की और डोनेशन मिल गई, टोटल कितना हो गया 35 लाख। 22,50,000 का हमने खर्चा कर दिया, लेकिन ईयर एंड हो गया, वो काम पूरा नहीं हो पाया अभी। क्लियर है? ठीक है, 35 लाख माइनस 22,50,000, ये कितना हो गया? ये हो गया 12,50,000 रुपीज। इतने का हमारे पास क्या रह गया? फंड रह गया। क्लियर है? देखते जाइए, और जितने का खर्चा हुआ है वो करस्पॉन्डिंग एसेट के अंदर आ गया होगा कि उतना अमाउंट अब दोबारा पे नहीं करना है। ठीक है, जितना खर्चा हुआ है, जितना वर्क इन प्रोग्रेस वाला खर्चा हुआ है, वो सब कैपिटल के अंदर जुड़ गया हो कंस्ट्रक्शन वर्क इन प्रोग्रेस करके, ये ट्रांसफर फ्रॉम बिल्डिंग फंड करके। अभी ट्रांसफर फ्रॉम बिल्डिंग फंड लिख दीजिए, कोई इशू नहीं है। कितना? 22,50,000 रुपीज वहां पे जुड़ गया होगा। क्लियर है? ट्रीटमेंट समझ में आ रहा है? ओके, आपका ट्रीटमेंट ये यहीं पर ही ओवर होता है।